नमस्कार दोस्तों। रीट L1 या फिर L2 का जो रिज़ल्ट आने वाला है और उम्मीद करते हैं, पूरा भरोसा है आपका चयन होगा। तो उसके बाद में आपको जो फॉर्म भरना होगा, डिटेल फॉर्म, उसकी जानकारी जो है वो इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। तो L1 में आपका चयन हो चुका है तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, या फिर अब आपका आगे चयन होने की उम्मीद है L2 में तो भी आप इसे देखिए। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को अपने पास रख लें। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो शुल्क है ना, वो पोस्टल ऑर्डर के रूप में 100 रुपये का शुल्क होगा। ठीक है। आरपीएससी 50 रुपये का शुल्क लेती है। आरपीएससी ने ऑनलाइन भी किया है फॉर्म वाला, यहाँ पे भी ऑफलाइन है। और आवेदक अपने स्वयं के हस्तलेख में भरें। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से टाइप होगा या किसी और से लिखवाएं, या फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल ऐसा नहीं है। मतलब खुद अपनी राइटिंग से भरें। और हस्ताक्षर जो है ना, जहाँ पर भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का कॉलम है वहाँ हस्ताक्षर जरूर करें, अन्यथा फॉर्म अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो उसके लिए आपको जो फोटोकॉपियाँ लगानी है वो स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ लगानी है। यानी मार्कशीटें हैं, डॉक्यूमेंट है, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल ली, और आजकल गजेटेड वाला नहीं है, खुद ही उस पर अपने साइन कर दो, नीचे जो जगह होती है वहाँ पे। और फोटो पे भी यहाँ इन्होंने दे रखा है कि नवीनतम फ़ोटो हो। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, वो 10वीं क्लास में खिंचवाई थी या कॉलेज में, वही चलाते रहते हैं। तो हालांकि यहाँ तो ये भी लिखा है कि विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात। तो दिनांक के पश्चात का क्या पता चलेगा? तो कई तो क्या है, नीचे तारीख भी लिखवाते हैं फ़ोटो की। हालांकि इतना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ तारीख का लिखा हुआ नहीं है, परंतु कोशिश करें कि फ़ोटो नवीनतम हो और संपूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। जहाँ फ़ोटो लगानी है वहाँ नीचे देख लें फॉर्म पे, हस्ताक्षर भी है तो हस्ताक्षर भी करें। फ़ोटो के ऊपर अगर वहाँ लिखा हुआ है तो करें बॉक्स में। और आप जो फॉर्म भरते हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको रख लेनी चाहिए ताकि जानकारी आपके पास भी रहे। प्रमाण पत्र क्या क्या लगाने हैं? तो प्रमाण पत्र सभी क्या होंगे, आपके खुद के सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित प्रतियाँ होगी। और शैक्षणिक यानी जो 10वीं 12वीं वगैरह वो आयु से संबंधित तो अपने 10वीं की मार्कशीट ही ऑथेंटिक है। जाति आचरण चरित्र जो आपने डिग्री की है, बीएसटीसी, बीएड या रेगुलर आपने जो भी किया है, चाहे वो 2 साल पहले करो चाहे 10 साल पहले करो, वो जो प्रमाण पत्र था ना, लास्ट रेगुलर जो आपने किया, वो ही आपके काम आएगा आचरण के रूप में। उसके अलावा गजेटेड से, राजपत्रित से 2 चरित्र और चाहिए होते हैं, वो आगे देख लेंगे। जाति, निःशक्तता, वैवाहिक, भूतपूर्व सैनिक का, उत्कृष्ट खिलाड़ी का, जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में है सभी की स्व प्रमाणित फोटोकॉपियाँ आपको लगानी है। ओरिजिनल कोई सा भी नहीं भेजना है। ठीक है। तो संलग्न कर भेजना आवश्यक है। अगर आप प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं तो फिर वो विचार नहीं होगा। योग्यता संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसमें आपको जैसे शैक्षणिक अंक तालिका हो गई, डिग्री हो गई, उपाधि। डिग्री क्या होता है कि जैसे मान लो हाथों हाथ नहीं आती है तो आप प्रोविजनल डिग्री उस यूनिवर्सिटी से जाके ला सकते हैं। और प्रोविजनल ये लिखा हुआ ना। इसके अलावा यदि आवेदक अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, जैसे मान लो बीएसटीसी का फाइनल ईयर है, बीएड का फाइनल ईयर है, परिणाम वाला जो आया नहीं है तो, या मान लो आ चुका है, आने वाला है, तो उसका यहाँ पे एक संस्था प्रधान से प्रमाणित करके जो है कि यहाँ से उसकी ये चल रही है तो उसके हस्ताक्षर होंगे। नीचे एक फॉर्म में दिया हुआ, आगे हम देखेंगे। आयु का प्रमाण पत्र के लिए क्या है, जो बोर्ड हाई स्कूल 10वीं की जो मार्कशीट है जिसमें अंकों और शब्दों में साफ साफ लिखा रहता है वो ही जन्म दिनांक के रूप में मान्य होगी। अगर किसी ऐसी स्थिति है, कोई सर्विस में है और मान लीजिए उसने बाद में कोई की और 10वीं की नहीं, मान लो कोई और तरीके से कुछ किया उसने, तो वहाँ पे उसकी सर्विस बुक का जो रिकॉर्ड है वो माना जाएगा। तो मुख्यतः आप 10वीं वाले माने। सीमा से अधिक आयु के हैं, आयु सीमा से अधिक आयु के हैं, छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में जो छूट दी गई है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। मगर इसके लिए आपको जो प्रमाण पत्र है, चाहे वो आप किस वर्ग में छूट चाह रहे हैं, SC, ST, OBC, EWS वगैरह जो भी, तो वो आपको लगाना है। आयु संबंधी सामान्य नियमों में यही होता है कि विज्ञापन में दिए हुए हैं अगले वर्ष 1 जनवरी को गणना सामान्यतः की जाती है। जैसे 1/1/2023 विज्ञप्ति आई तो उसके अगले साल। और हम देखें इसमें
कि आचरण यानी चरित्र प्रमाण पत्र, तो अंतिम शिक्षण संस्थान जो आपने किया है रेगुलर, प्राइवेट नहीं रेगुलर, तो वहाँ के जो संस्थान आचार्य है उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ही आपको करनी है। स्थायी राज्य कर्मचारी है, अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी सर्विस में है किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजना है, बल्कि आपको स्थायी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी जो आपका वेतन बिल पर साइन होते हैं उनके, वो आपको जो है उनके हस्ताक्षर करवा के भेजना है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो उसमें नियम यही है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक, आवेदन पत्र कौन सा, ये जो फॉर्म भर रहे हैं वो, या फिर जो पहले फॉर्म भरा वो, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही है। तो उसमें पूर्व और नवीनतम, यानी कि आवेदन पत्र आपने यहाँ प्राप्ति लिखा हुआ है ना, तो इससे ये हो रहा है कि जो आवेदन पत्र आप भर के भेजेंगे डिटेल वाला, आपका डबल में चयन हो गया, आप फॉर्म भर के भेजेंगे, फॉर्म भर पहुँचने की लास्ट डेट से पहले का हो, तो कहने का मतलब तो वो तभी होगा, बाकी तो होगा ही कैसे, यानी नवीनतम हो। और वैसे भी OBC EWS इसके लिए तो 3 साल का नियम अलग से सर्कुलेशन जारी किया था, तो केवल शपथ पत्र आप देते हैं, पुराना प्रमाण पत्र प्लस शपथ पत्र, तो भी वो मान्य है जहाँ तक मेरे ध्यान में है। सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी होता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला विवाहित हो। पति के आधार वाली जाति नहीं मान्य होगी, भले ही उसने अंतर्जातीय विवाह किया हो। और पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसको भी प्रमाण पत्र बनाना है, तो ध्यान रखना है कि क्रीमी लेयर में तो नहीं आ रहे हैं। क्रीमी लेयर का मतलब ये हो गया, क्रीम वाली जो परत है, यानी आय की सीमा जो है उससे कहीं ज़्यादा आय अगर आपकी गई है तो आप OBC का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें माता पिता की आय के आधार पर, और विवाहित महिला को भी माता पिता की आय के आधार पर OBC में क्रीमी लेयर की आय की गणना होती है। यहाँ पति का नाम नहीं दे रखा है, जबकि EWS में पति का नाम भी आय में दिया रहता है। विशेष योग्यजन है उनके लिए 40% या उससे अधिक है तभी वो मान्य होगा। ये यहाँ पे श्रेणियाँ दी गई है, आपको उस हिसाब से विशेष योग्य का कोड, जैसे आप किस कोड, कमज़ोर दृष्टि है तो 3 लगाना है, ठीक है, हाथ पैर संबंधी तो जो भी स्थिति है तो यहाँ पे दे रखा है। विवाह संबंधी, विवाह पंजीयन आपने कर लिया है या तलाकशुदा है, तो जो भी स्थिति है वो आपको वहाँ पे लगाना है। विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व ही अगर आपने संपन्न कर लिया तो फिर आपको शपथ पत्र देना है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि उसका विवाह जो है बाल विवाह हो गया था, तो अब क्या होगा। तो देखो, जो कानून में सिस्टम तो यही होता है कि विवाह हो गया तो उसके बाद में तो फिर कोई उसको पकड़ते थोड़ी है। जब विवाह चल रहा हो उसी समय अगर कोई सूचना दे दें तो पुलिस पकड़ती है। तो अब जो हो गया सो तो हो ही गया। तो मेरे विचार से तो जो है उसमें विवाह के आधार पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपका विवाह अगर कम आयु में हो गया था तो फिर आप अपात्र, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि विवाह है, कानून के अनुसार जो उम्र है उसी के अनुसार होना चाहिए, मगर जब कर दिया अब उसका क्या हो सकता है, ठीक है। और संतान वाला जो है वो सिस्टम जो है वो इसमें है ही, 2 से अधिक संतान वाला जो रूल तारीख दे रखी है उसके लिए जो है कुछ नियम है, जो कि पात्रता, अपात्र, या फिर जैसे प्रमोशन या फिर कोई वेतन वर्दी उस पर रोक वगैरह लगाने के अलग अलग। सेवारत जो सर्विस में है उनको क्या करना है, आवेदन पत्र बोर्ड को ही भेजना है। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में है तो आप अपने अधिकारी को, जैसे मान लीजिए आप टीचर है तो प्रिंसिपल को दो, या किसी और सर्विस में तो अपने अधिकारी को दो, ऐसा नहीं करना है। ये जो फॉर्म, डिटेल फॉर्म भरेंगे वो आपको बोर्ड कार्यालय भेजना है। मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने चाहिए। कई बार ये होता है कि चरित्र प्रमाण पत्र है जो संस्थान से मिला था, ओरिजिनली भेज दिया, तो दोबारा कैसे भेजोगे, तो ये ऐसी दिक्कतें आ जाती है। जानबूझकर कोई असत्य बात लिखते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई अपात्र घोषित कर सकते हैं। अब ये देखो डिटेल फॉर्म है, ये वो का वही फॉर्म है जो RPSC पिछले कितने ही सालों से, 10-15 सालों से चला रही है, ठीक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए है, तो सेम उसी को कॉपी किया है। आवेदक की फ़ोटो हस्ताक्षर युक्त तो फ़ोटो लगानी है, और आधे इस पे साइन करने हैं आपको, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से सचिव
तो पोस्टल ऑर्डर लेना है पोस्ट ऑफिस में जाके 100 रुपये का, 100 का नहीं मिले 2 50 के ले लो, मिल जाएगा 100 का। तो उस पर जगह होती है तो लिखना है 2 में सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। और जो है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ जुड़ेगा, तो वो 100 रुपये वहाँ उनके जमा हो जाते हैं उनके पास फीस के रूप में। अब ये जो फॉर्म है, जैसे रोल नंबर लिख दिए यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, जो फॉर्म भरा आपने ऑनलाइन उसके ऊपर जो थे वो लिखने, मेरिट तो अभी आपको पता ही नहीं है, आई नहीं है तो ये है नहीं, पोस्टल ऑर्डर नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन पे आप देख लेना, पद कोड कितने नंबर पे आप वाला था या एक ही था, जो भी है, पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, ये सब विज्ञापन के ऊपर दिया रहेगा। आरक्षण वर्ग क्या है, मूल निवास, ठीक है, विवाह की स्थिति, तो यहाँ पर आपको देखो संबंधित कॉलम में हाँ लिखना है, बाकी में क्रॉस, जैसे आप यहाँ पर भी विवाहित है हाँ, अविवाहित है हाँ, बाकी में क्रॉस, ठीक है। और राज्य जिला वो आपको लिख के देना है। मूल निवास क्या है, जन्म स्थान क्या है, भाई जन्म हो सकता है आपका कहीं और हुआ हो और मूल निवास अब आप यहाँ रह रहे हो, या जन्म राजस्थान में वहाँ पर मूल निवास आपका कहीं दूर हो गया हो, दूर चले गए हो, रहने लगे दूसरे स्टेट में। राज्य सेवा के कर्मचारी तो डिटेल लिखनी है, आवेदक का नाम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, श्री श्रीमती कुमारी अपना नाम लिखना है सीधा, धर्म वगैरह, विवाहित की स्थिति और विवाह का विवरण, ठीक है। जीवित पुत्र पुत्री का नाम, कई बार ये होता है कि भाई बच्चा हुआ है अभी तो 10 दिन का हुआ है, 1 महीना का हुआ है, नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं, उसको तो घर पे ऐसे बाबू बेबी ऐसे ही कहते हैं उसको ना, मुन्ना मुन्नी, तो फिर क्या करें। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो नाम आप यहाँ लिख दोगे वही आपको रखना पड़ेगा, कई बार साल भर बाद नाम और बदल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं। मेन तो जन्म दिनांक के हिसाब से आपको दिखाना है कि बच्चे कितने हैं, मेन बात वही है। तो इसको लेके आपको कोई ज़्यादा तनाव में नहीं आना है कि 2002 से पूर्व कितने, 2002 के बाद कितने। अब कई तो ऐसे ही है बेचारे जो सोच रहे हैं कि सर्विस लगी है, इन चीज़ों तक तो अभी पहुँचे ही नहीं है, ठीक है, ये तो अभी पहुँच से दूर है, तो अब रिश्ते आने शुरू होंगे, है ना। तो पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर सहित ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो है आपको देखो परीक्षा उत्तीर्ण की उसका नाम, जैसे भाई मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, तो कुछ स्टेट में मैट्रिक बोलते हैं, राजस्थान में तो सेकेंडरी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। कुल अंक कितने रहे, प्रतिशत, श्रेणी, वर्ष, ऐच्छिक विषय। अब 10वीं में ऐच्छिक विषय चाहो तो यहाँ छोटे छोटे लिख सकते हो, नहीं तो सामान्य भी कर सकते हो। कोर्स की अवधि तो 10वीं 1 साल में की तो 1 साल में, अब किसी किसी को 2 लग गए, मान लो 3 लग गए, तो वो अलग बात है, जो है रोल नंबर लिख दो, बोर्ड विशुद्ध नाम और रोल नंबर क्रमांक। रोल नंबर और रोल नंबर क्रमांक इनमें फ़र्क है, तो मार्कशीट के ऊपर जो क्रमांक लिखे रहते हैं वो लिख देना। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, रजिस्ट्रेशन विवरण और संस्था का नाम। अनुभव आपको तभी लिखना है जब अनुभव आवश्यक हो, जैसे इस वाली भर्ती में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, रीट वगैरह में। हेड मास्टर की जो भर्ती आई थी उसमें था 5 साल का, तो आप प्राइवेट संस्था का कोई लिखो तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट में अगर कोई है टीचिंग का तो आप लिख सकते हो, बाकी इससे अलग से कोई अंक नहीं जुड़ने वाले हैं इसके। अतिरिक्त विस्तृत विवरण की और कोई कार्य किया है तो फिर ये छूट चाहते हैं आयु सीमा में, तो आपको यहाँ लिखना है कि भाई आप किस वर्ग में आते हैं, भाई महिला है, ओबीसी है, एससी है, आप कोई और भूतपूर्व सैनिक है, तो जो भी रहा है वो आप लिख सकते हैं, कोई अनुभव वगैरह है। आप इनको पढ़ोगे ना तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए। हस्ताक्षर ज़रूर सब जगह करने हैं, ठीक है। और ये जैसे जो आपने लगाए हैं, जैसे सेकेंडरी का लगाया है, तो जारी क्रमांक और दिनांक, क्रमांक होते हैं प्रमाण पत्र पे, दिनांक नीचे लिखी रहती है। संलग्न संख्या, जैसे 10वीं के मार्कशीट आपके पास 1 ही है तो आपने लगा दी 1, 2 है, 2 कैसे आ जाती है, कोई सप्लीमेंट्री वगैरह आ जाए तो 2 आ जाती है। 1 आपका हो गया प्रमाण पत्र, तो 1 हो गया। कई बार प्रमाण पत्र साथ में ही है तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि साथ में ही है तो फिर 7 हो गया, ठीक है। हायर सेकेंडरी, अब जैसे बीए है तो इसकी 3 आ जाएगी तो वहाँ 3 लग सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इस प्रकार से। अन्य कोई हो तो अन्य भी आप यहाँ जोड़ सकते हो एक आधे। ये कार्यालय के लिए है तो आपके काम का नहीं है। शिक्षा संबंधी, अगर आप कोई डिग्री आपकी चल रही है, फाइनल ईयर में है आप, तो हालांकि एग्ज़ाम परिणाम से पहले पहले आ जाना चाहिए उसका रिज़ल्ट, तो अगर आप है तो यहाँ पे उस संस्थान के, जहाँ से उस कॉलेज के सिग्नेचर करवाने हैं कि भाई आप वहाँ से अभी पढ़ रहे हैं। फिर ये चेक लिस्ट आपको खुद को तय करना है कि भाई आपने जैसे देखो एक पढ़ के बता देता हूँ कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जैसे मान लो BSTC
विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, कि विज्ञप्ति में कहा था कि भाई परिणाम तक आ जाना चाहिए, या हाँ परिणाम का ही है, परीक्षा नहीं परिणाम तक, तो अनुरूप है तो आपको यहाँ टिक करना है सर्वथा अनुरूप। अनुरूप नहीं है, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा चेंज हो गया, तिथि तक उत्तीर्ण है या मान लो, तो वहाँ पे आपको नहीं है तो नहीं पे करना है, तो वो आप पढ़ के वो कार्यालय उपयोग के लिए है। श्रेणी के आप उसी श्रेणी में है, जैसे मान लो आपने भरा तो था EWS है, अब मगर EWS का प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो फिर आपको भिन्न श्रेणी करना है, अगर है तो उसी श्रेणी, उदाहरण के लिए। ठीक है, अनुभव का आप कुछ देखो तो आयु वाला कितनी तारीख, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी दे रखी है, न्यूनतम अधिकतम 21, 35, 40 जो भी है। स्वयं को किस श्रेणी में मानता है, कि भाई आप किस श्रेणी में मानते हैं, तो क्रम संख्या, तो ये आपकी जो श्रेणी है यहाँ पे अभ्यर्थी स्वयं को में से किस श्रेणी मानते हैं, आप किस में मानते हो अपने आप को, तो आप जो है शायद वो या तो OBC वगैरह वो लिखना, या यहाँ से लिखना है कोई श्रेणी, श्रेणी ये है ना, हाँ ये है, क्या आरक्षित श्रेणी का है, आरक्षित श्रेणी का, तो क्या उसने राजस्थान मूल निवासी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इनमें से कोई श्रेणी आपको लिखनी है। अभ्यर्थियों का वर्ग, अधिकतम आयु में छूट, अभ्यर्थी टिक करें, छूट वगैरह चाहिए तो ये अलग अलग दे रखा है कि भाई किसको कितनी छूट मिलेगी, मगर सारी छूटें एक साथ नहीं मिलेगी, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये NCC केवल NCC लेने से नहीं है, NCC कैडेट प्रशिक्षक जो होते हैं ना, जो इंस्ट्रक्टर, उनके लिए है, ऐसा नहीं कि NCC है तो आप मान लो। ठीक है, आवेदक के हस्ताक्षर वगैरह है, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि ये कार्यालय उपयोग के लिए है, ये भी कार्यालय उपयोग के लिए अभिशंसा। फिर ये आगे 2 अंग्रेजी वाले फॉर्म और अटेस्टेशन, यहाँ पर भी आपको नाम, सरनेम, रोल नंबर वगैरह सब लिखने हैं, तो इसको भरने की डिटेल और इसको पूरा एक भरा हुआ फॉर्म है मेरे पास में। तो पिछली बार एक मैम का सिलेक्शन हुआ था हिंदी से, तो 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में जो था RPSC में, वो यहाँ पे है सेम ही, वही फॉर्म डिटेल यहाँ पे है, तो आप उसको, उसका वीडियो जो है पूरा मैंने बना रखा है, इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो है वो देख लें। तो आराम से आप इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझ के और सावधानी से फॉर्म भरें, और जो है कार्यालय को व्यक्ति सह भी देकर आ सकते हैं, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, तो वो है। और भी दिशा निर्देश का आप इंतजार कर सकते हैं, या कार्यालय से कोई डाउट हो तो फ़ोन करके, वहाँ कुछ नंबर वगैरह भी आपको मिलेंगे इसकी वेबसाइट पे, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।